बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इलियास सादिक है। मैं वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन काम कर रहा हूँ इस वक्त डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। और मैंने एजुकेशन स्टार्ट की थी पाकिस्तान से, एमबीबीएस किया था। उसके बाद मैंने 3-4 साल जनरल सर्जरी में काम किया, ट्रेनिंग कंप्लीट की। और उसके बाद मैं चला गया आयरलैंड। आयरलैंड में मैंने तकरीबन 15 साल काम किया है, पहले जनरल सर्जरी में चंद साल, और उसके बाद आई मूव टू वैस्कुलर सर्जरी। और मैंने वहाँ पे सारी फेलोशिप्स की हैं यूके से। पहली मैंने फेलोशिप की थी जनरल सर्जरी में ग्लासगो, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्लासगो से। और उसके बाद फिर वैस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने फेलोशिप की रॉयल कॉलेज ऑफ ग्लासगो से, इंग्लैंड से, एडनबरा से और डबलिन आयरलैंड से। उसके बाद मैंने दूसरी डिप्लोमाज और डिग्रीज़ भी की हैं वैस्कुलर सर्जरी में, जिसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड में मैंने डिप्लोमा किया है कोपेनहेगन डेनमार्क से। और ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 2012 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। और पाकिस्तान में आके मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में वैस्कुलर सर्जरी स्टार्ट की, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक यहाँ पे कोई वैस्कुलर सर्जरी पहले नहीं कर रहा था। और साथ मैंने टीचिंग भी शुरू की अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। वहाँ मैं अभी भी पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट्स को, और साथ साथ वहाँ पे सर्जरीज़ भी करता हूँ। और मेनली मेरी जो बेस है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में है। अच्छा, जहाँ तक वैस्कुलर डिजीज़ का ताल्लुक़ है जी, वैस्कुलर डिजीज़ का मतलब ये है कि जिस्म में जो भी खून की नालियाँ हैं वो खून लेके आने वाली हैं या खून वापस लेके जाने वाली हैं, उनको जो भी बीमारी अफेक्ट करती है वो वैस्कुलर डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। और इसमें जो कॉमनली जो आम मरीज़ों के समझने के लिए है कि जो हाथों और पाँव की उंगलियों में कलर चेंज हो जाता है, उसमें गैंग्रीन हो जाती है, या उनमें ज़ख़म बन जाते हैं, या वेनें टांगों की बड़ी बड़ी फूल जाती हैं, ये ज़्यादातर वैस्कुलर डिजीज़ में आता है। वैसे तो वैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो आपके पेट को भी अफेक्ट कर सकती हैं, जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट कर सकती हैं, इवन गर्दन की नालियों को भी अफेक्ट कर सकती हैं, दिमाग की नालियों को भी अफेक्ट कर सकती हैं। और जहाँ जहाँ भी ये अफेक्ट होंगी वहाँ वहाँ वैस्कुलर सर्जरी आ जाएगी। वो इन द फॉर्म ऑफ ओपन सर्जरी हो या फिर मिनिमली इन्वेसिव जिसको कहते हैं, बग़ैर कट लगाए सर्जरी हो, जिसको एंडोवैस्कुलर के नाम से मतलब बोला जाता है। और इसमें बड़ा कट नहीं लगाया जाता, सिर्फ नीडल के साथ सुराख करके और हर किस्म की इंटरवेंशन की जा सकती है या ट्रीटमेंट की जा सकती है। अच्छा, सबसे जो कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है गैंग्रीन। और लोग के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि गैंग्रीन है क्या। गैंग्रीन का लफ्ज़ी मतलब ये है कि टिश्यू डेथ। जब जिस्म के किसी भी हिस्से की डेथ हो जाती है, वो उंगली हो पाँव की या हाथ की, या उसका कोई छोटा सा हिस्सा हो, या जिस्म का कोई और छोटा सा टिश्यू, जब उसकी डेथ हो जाती है यानी कि उसमें ज़िंदगी की कोई अलामत बाकी नहीं रहती, तो उसको गैंग्रीन कहते हैं। आम तौर पे ये अपीयर होती है सबसे पहले कलर चेंज में। सबसे पहले उसका रंग जो है वो या नीला हो जाएगा या बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और जब इस तरह की कोई भी अलामत आए तो आपको फ़ौरी तौर पे चाहिए कि वैस्कुलर सर्जन से कांटेक्ट करें, और उसको ख़ुद तशख़ीस करने की कोशिश ना करें, या किसी और सर्जन के पास और किसी क्लिनिशियन के पास ना जाएं। आप वैस्कुलर सर्जन ढूंढें जो भी आपके करीब आपके इलाके में हो, उसको सबसे पहले चेक करें ताकि इसकी प्रॉपर तशख़ीस हो और उसकी ट्रीटमेंट की जाए। और इसमें एक ख़ास चीज़ ज़रूरी ये है कि इसमें आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता। जब इस तरह की अलामत स्टार्ट होती है तो ये डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है, तो आपको फ़ौरी तौर पे इसकी ट्रीटमेंट तशख़ीस के बाद शुरू करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गैंग्रीन की आम तौर पे दो किस्में होती हैं। एक को हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं या कह लें खुश्क गैंग्रीन, और दूसरी होती है वेट गैंग्रीन। जिसमें खुश्क गैंग्रीन वो होती है जिसमें रंग तो चेंज हो जाता है लेकिन उसमें कोई पानी वगैरह नहीं निकलता, उसमें पीप वगैरह नहीं निकलती या खून नहीं निकलता। और अगर उसमें पीप निकलती है या पानी निकलता है या इस तरह की वो खून टाइप चीज़ को निकलती है तो उसको हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। ये वेट गैंग्रीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस होती है। वो इंडिकेट ये करती है कि इसमें टिश्यू डेड तो हो ही चुका है, लेकिन इसमें साथ इन्फेक्शन भी आ गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा अर्जेंट हो जाती है। अच्छा, ये जो गैंग्रीन है ये दो वजूहात से ज़्यादातर डेवलप हो सकती है। या आपकी खून की नालियाँ अफेक्ट हुई हैं जो खून लेके आ रही हैं, या जो खून वापस लेके आ रही हैं।
सबसे ज़्यादा कॉमनली तब होता है जब खून लेके आने वाली नालियाँ अफेक्ट होती हैं। अफेक्ट से मुराद ये है कि उनके खून की या उसमें सप्लाई कम हो जाती है या खून बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। वो खून का ब्लॉकेज बीमारी की वजह से भी हो सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, या अचानक बीमारी की वजह से भी हो सकता है जब खून उसमें जम जाता है। तीसरी उसकी वजह ये होती है कि किसी चोट लगने की वजह से या फायर लगने की वजह से या कोई और किसी किस्म का ट्रॉमा होने की वजह से खून की नाली डैमेज हो जाए या खून की नाली कम्प्लीटली कट जाए। तो इन दोनों सूरतों में इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उस हाथ के या पाँव के हिस्से के ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अच्छा, जहाँ तक इसकी गैंग्रीन की ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि इसकी तशख़ीस की जाए कि इसकी गैंग्रीन होने की वजह क्या है। जब सही तशख़ीस हो जाती है फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट भी करनी आसान है। ट्रीटमेंट इसकी मेडिसिन से भी हो सकती है, सर्जरी से भी हो सकती है, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको एंडोवैस्कुलर सर्जरी कहते हैं या इंटरवेंशन कह सकते हैं, या वायर के साथ जो सिर्फ नीडल की मदद से भी इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इन सारी सूरतों में कोशिश यही होती है कि जो भी हिस्सा ब्लैक हुआ है उसको आगे बढ़ने से रोका जाए और जो बाकी बचा हुआ है उसको डेड होने से बचाया जाए। और अगर बहुत एडवांस शक्ल इसकी चली जाए तो फिर बाज़ औक़ात वो हिस्सा काटना भी पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी जो कॉमन चीज़ मैंने बताई बीमारी जो कॉमन हमें देखने में मिलती है वो है वेरिकोज़ वेन, यानी कि ये बीमारी उन वेनों से ताल्लुक़ रखती है जो खून वापस लेके जाती हैं, और आम तौर पे ये टांगों को अफेक्ट करती हैं, हाथों को या बाजुओं को अफेक्ट नहीं करती। और ये आम तौर पे उन लोगों में होती हैं जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, या औरतें जो किचन में खड़े होकर काम करती हैं, या प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी वजह है औरतों में इसके होने की वजह से। लेकिन ये मर्दों में भी उसी रेशो से कॉमन है जितने औरतों में कॉमन है। और इसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आजकल बहुत मॉडर्न हो गई हैं, जो सर्जरी की शक्ल में भी हो सकती है, लेज़र की शक्ल में भी हो सकती है, और सिंपल इंजेक्शन से भी इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन इन तीनों शक्लों में इसकी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी सिम्पटम तकरीबन सारी रिलीव हो जाती हैं, और जो वेनें नज़र आती हैं जो टांगों में बुरी भी लगती हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली फिर आपके ज़ख्म बन जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों से क्योर मिल सकती है इसकी ट्रीटमेंट से। वेरिकोज़ वेन की ट्रीटमेंट की जो कॉमन मोडेलिटीज़ हैं वो 3 हैं। ट्रेडिशनली हम सर्जरी करते थे। सर्जरी वेरिकोज़ वेन की तकरीबन 100 साल से चल रही है, बड़ी इफ़ेक्टिव और कामयाब सर्जरी है ये। लेकिन उसमें ऑब्वियसली मरीज़ को बेहोश करना पड़ता है और 1-2 कट भी लगते हैं छोटे छोटे। उससे जो मॉडर्न मोडेलिटी अब आ गई है वो है लेज़र के साथ। उसको RFA भी कहते हैं, लेज़र भी कहते हैं। RFA का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इन दोनों टेक्निक्स में एक नीडल के साथ वायर डालते हैं वेन में और उसको अंदर से बर्न कर देते हैं, जिससे उसकी लीकेज जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई एनेस्थीसिया नहीं होता मरीज़ को, यानी कि बेहोश नहीं करना पड़ता। तीसरी जो मोडेलिटी इसमें जो काफ़ी सक्सेसफुल है वो है फोम स्क्लेरोथेरेपी। आम ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन है जो अल्ट्रासाउंड के साथ दे के वेन्स में लगाया जाता है। उससे भी काफ़ी कामयाबी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हर मरीज़ में डिफरेंट मोडेलिटी इस्तेमाल होती है। कुछ में कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल होता है, यानी कि हो सकता है सर्जरी और इंजेक्शन हो, या हो सकता है कि लेज़र और इंजेक्शन हो, या इनमें से कोई एक। तो ये जब आप अपने वैस्कुलर सर्जन के पास जाएंगे वो अल्ट्रासाउंड करके वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा जी, वेरिकोज़ वेन की ट्रीटमेंट इसलिए भी ज़रूरी है, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी कॉस्मेटिक रीज़न है कि ये देखने में बुरी लगती हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में लोग इस चीज़ की इतनी बॉदरेशन नहीं करते, लेकिन ये एक रीज़न है ट्रीटमेंट की। दूसरी इसकी रीज़न है कि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव होती है। अगर आपको टांगों में हर वक्त थकावट रहती है, खड़े होने के बाद आपकी टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, रात को सोते में आपको टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, तो काफ़ी पॉसिबल है कि ये आपकी वेरिकोज़ वेन की वजह से हो। तो इसकी ट्रीटमेंट से ये सारी सिम्टम इम्प्रूव कर सकती हैं। उसके बाद जो 2 इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक DVT यानी कि आपकी डी वेन्स में क्लॉट बन सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और दूसरा वीनस अल्सर्स। आपके पाँव के पास अल्टीमेटली वेरिकोज़ वेन की वजह से ज़ख्म बन जाते हैं, जो फिर किसी भी सूरत में ठीक नहीं होते जब तक आप वेरिकोज़ वेन को ट्रीट ना करें। तो बेहतर ये है कि वो ज़ख्म बनने से पहले पहले आप वेरिकोज़ वेन को ट्रीट करें ताकि ये नौबत ना आए।
अच्छा जी, मेरी एडवाइस लोगों के लिए यही है कि एक तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको छोड़ना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। डेली कम से कम भी आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक आप ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें। अब अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोकिंग जो है इज़ अ बिग किलर। मेरे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं वो स्मोकर होते हैं। दूसरी जो कॉमन रीज़न है वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन अगर आपको है तो आप अपने प्रॉपर फिजिशियन के पास जाके उसका चेकअप कराएं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर आपको शुगर है तो उसका भी आप लाइफस्टाइल के साथ, मेडिकेशन के साथ उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करें, अदरवाइज़ फिर आपकी नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो जाएंगी। और स्मोकिंग जो है वो इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और जहाँ तक आपको प्रॉपर फिजिशियन को कंसल्ट करने का ताल्लुक है, इनमें से कोई भी अगर आपको किसी किस्म की सिम्टम आ रही है, आपके हाथों पाँव में कोई कलर चेंज हो रही है, आपके पाँव में या टांगों में आपको थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है, आप थोड़ा सा चलने के बाद आप थक जाते हैं, या आपको किसी किस्म का कोई पहले फालिज का कोई अटैक हुआ है बड़ा या छोटा, या थोड़ा बहुत आपको किसी तरह का कोई भी चक्कर आया है, आप गिर गए हैं और उसके बाद आपने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो उसमें भी होता यह है कि आपकी गर्दन की खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे आप अपने फिजिशियन के पास जाके, आपकी प्रॉपर फिजिशियन के पास जाके उसकी असेसमेंट कराएं। इसी तरह जो गुर्दों के पेशेंट होते हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है या डायलिसिस ऑलरेडी हो रहे होते हैं, उनके भी जो एवी फिस्टुला जिसके थ्रू आप डायलिसिस करते हैं वो भी आपको चाहिए कि वो प्रॉपर अपने वैस्कुलर सर्जन से बनवाएं, ना कि किसी आम सर्जन से बनवाएं जो कि मसाइल पैदा कर सकता है।